नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज बात होने वाली है एक बार फिर से राहुल गांधी की। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उनकी असली हैसियत बताते हुए नजर आते हैं। दो टूक खरी खरी सुनाते हैं। सीमा विवाद जो एलएसी का मुद्दा है उसे लेकर भारत चीन को सीधे तौर पर जवाब देता हुआ नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ देश की सीमा के अंदर सबसे बड़े विपक्ष के नेता कहे जाते हैं राहुल गांधी। वही राहुल गांधी एक बार फिर से मोदी के बहाने देश पर निशाना साधने लगते हैं। दरअसल एक बार फिर से लद्दाख का आज आखिरी दौर है। लद्दाख दौरे पर राहुल गांधी थे और उनके दौरे का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन भी उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद से सियासी भूचाल आ गया। राहुल गांधी ने फिर से दोहरा दिया है कि चीन दरअसल भारत की सरजमी पर आ चुका है। याद होगा आपको कि ब्रिक्स सम्मेलन में, इस सम्मेलन से पहले भी राहुल गांधी ने जब वो लद्दाख दौरे पर थे तो उन्होंने पहले दिन ही क्या कहा था कि चीन दरअसल भारत में अंदर आ चुका है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा था कि जो ग्रेजिंग लैंड है, जो चरवाहों की जमीन है, वहां पर चीन ने कब्जा कर लिया है, वहां पर चीन आ चुका है। लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी से सवाल पूछा जाने लगा था कि आखिर ये इस बात को बार बार कह के भारत के पराक्रमी सैनिकों के पर क्यों सवाल खड़ा करते हैं, भारत की सेना के पराक्रम पर क्या उनको भरोसा नहीं है। ये बात पूछे जाने के बावजूद भी एक बार फिर से राहुल गांधी ने वही बात पुनः दोहरा दी है कि चीन भारत के अंदर आ चुका है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने ये बातें कही, भारतीय जनता पार्टी की पूरी ब्रिगेड, सरकार की पूरी ब्रिगेड खड़ी हो गई राहुल गांधी को वो आईना दिखाने के लिए जिस पर शायद राहुल गांधी अभी भी पड़ी हुई धूल को हटाना नहीं चाहते हैं। मोर्चा संभाला राष्ट्रीय प्रवक्ता, बड़े नेता हैं सुधांशु त्रिवेदी, कह रहे हैं कि दरअसल चीन को तो चावल खिलाया गया था। नेहरू काल का चैप्टर उन्होंने खोल दिया और इसी के साथ ही सवाल पूछा जाने लगा राहुल गांधी से कि आखिर बार बार एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना को सबक सिखा रहे हैं, लेकिन अपने राजनीतिक हित के लिए बार बार देश की सीमा के अंदर राहुल गांधी चीन के प्रवक्ता क्यों बन जाते हैं। क्या चीन की बात करके, बार बार ऐसा करके वो 24 में कोई फायदा लेना चाहते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या ये देश की जनता का, देश की सेना का अपमान नहीं है? आज इसी पर करने वाले हैं खुलकर बहस। मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में कुछ खास मेहमान, कराऊंगे उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले आज की
लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं दिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी को बार बार चीन की बातों पर इतना प्यार क्यों उमड़ आता है? ये राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान है या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार का इकरार है कि बार बार वो भारत सरकार से तकरार करने को तैयार रहते हैं? वो आकर ये कहते हैं कि लेह में घूम कर कि मुझे लोगों ने बताया अमुक अमुक चीज। ये कौन लोग हैं और कौन बताता है? और मजे की बात यह है कि ये जो लोग हैं ये स्वतः एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो उनका एग्रीमेंट हुआ उन्होंने नहीं बताया था, चाइना से फोटो आई थी। डोकलाम के समय इन्होंने चीन के राजदूत के साथ जो खाना खाया था इन्होंने नहीं बताया था। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर राहुल गांधी बार बार ऐसा कहकर चीन को क्यों खुश करते हैं? क्या ये देश की जनता का, देश की सेना का, देश का अपमान नहीं है? आइए इन सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करते हैं रण क्षेत्र में। मेरे साथ आज जो पैनल जुड़ रहा है, अब कराते हैं उनसे आपका परिचय। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हैं अखिलेश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं रत्नाकर सिंह जी, बहुत स्वागत। साथ ही साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, वीर चक्र प्राप्त और रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी सर हैं, बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद सर। और साथ ही साथ हमारे साथ विदेशी मामलों की जानकार मंजू सेठ जी भी हैं। मंजू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं रत्नाकर जी आज आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि देखिए बार बार ये कहा जाता है और पूछ भी लिया जाता है कि आखिर राहुल गांधी चाहते क्या है। बार बार जिस तरीके से ये बात कही जाती है कि चीन भारत में आ गया, चीन भारत में आ गया, कभी कहते हैं कि जो पॉइंट्स थे उस पर जाकर चेक करना चाहिए। गलवान के समय में भी कुछ ऐसी ही बातें हुई थी। सवाल ये उठता है कि चीन से इतनी ज्यादा चीन की पैरोकारी क्यों की जा रही है? क्या भारत की सेना पर भरोसा नहीं है? भारत की सरकार पर तो चलिए आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन कम से कम सेना के पराक्रम पर, सेना की बातों पर तो भरोसा होना चाहिए। रत्नाकर जी, रत्नाकर जी की आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है ठीक है। अब रत्नाकर जी, हाँ आप बोलिए, आप जी जी जी। लावनी जी, आपने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, तो मुझे समय थोड़ा सा दीजिएगा, मैं अपनी बातों को जो है पूरी रख लूं। उसके बाद आप प्रश्न पूछिएगा तो और अच्छे से जो है दूसरे प्रश्न का जवाब दे सकते। देखिए, राहुल गांधी जी ने देश की जनता को हकीकत बताया है और देश की जनता को हकीकत बताना विपक्ष का परम कर्तव्य होता है। उसमें कोई व्यक्तिगत लाभ तो राहुल गांधी को मिल नहीं रहा है। अब एक बात जो इतने हो हल्ला कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग और राहुल गांधी को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सदन में भारतीय जनता पार्टी के सांसद तपीश गांव कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में पीएलए जो है वो 50 से 60 किलोमीटर अंदर तक आ चुका है और पूरा गांव बसा चुका है। भारतीय जनता पार्टी का सांसद सदन में यह बोलता है तो वो क्या झूठ बोल रहा है? इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। देखिए, हकीकत यही है कि चीन जो है एकदम शातिर नेचर का देश है और चीन की एक विस्तारवादी नीति होती है कि 4 कदम आगे बढ़ो फिर 2 कदम पीछे हटो। आज परिस्थिति वहां पे ये है कि हम फिंगर 4-8 तक जहां पे हम पेट्रोलिंग करते थे, आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हम फिंगर पॉइंट 4 तक ही हम पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं। और जब राहुल गांधी जी लद्दाख जाते हैं और वहां पे लोगों से बात करते हैं, लोगों ने उनको बताया, हमारे देश के लोगों ने उनको बताया
कोई हम खुफिया एजेंसी तो हमको नहीं बता रही है ना, खुफिया एजेंसी तो भारत सरकार को सब सूचनाएं देंगी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब पीएलए हमारे देश के अंदर घुसता है, जब 20 जवानों की शहादत होती है, उसके पहले प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य क्या था कि कोई पीएलए हमारे देश के अंदर नहीं घुसा है, और वहीं पर रक्षा मंत्री जी जो है स्वीकार करते हैं कि पीएलए हमारे देश की सीमा के अंदर घुस चुका है और 20 जवानों की शहादत होती है। तो झूठ कौन बोल रहा है, देश की जनता को गुमराह कौन कर रहा है, ये देश की जनता देख रही है और समझ भी रही है। जी ठीक है रत्नाकर जी, आज मैंने पूरा आपको सुना, इस पैनल ने पूरा आपको सुना। मैं आपको 10-10 सेकेंड, हाँ 10-10 सेकेंड और देती हूँ। मैं आपको 2 प्रश्न आपसे करने वाली हूँ, फिर मैं अखिलेश जी के पास जाऊंगी। आपकी पूरी बात में आप कहना चाह रहे हैं कि चीन भारत में आ चुका है, इसे नजरअंदाज किया जा रहा है सरकार की तरफ से। लोग राहुल गांधी को, ठीक है, लोग राहुल गांधी को बता रहे हैं। तो लद्दाख दौरे पर तो प्रधानमंत्री भी गए। लद्दाख की जब बात की जाती है तो वहां पर 19 बार कोर कमांडेंट ग्रुप की लेवल की मीटिंग हो चुकी है, लोग उसमें भी इस जानकारी को रख सकते हैं। राहुल गांधी जी को ही ये बातें अगर सामने कही जाती है तो कुछ प्रमाण भी चाहिए होते हैं, आज तक वो प्रमाण आपकी तरफ से नहीं आए। ठीक है, दूसरा प्रश्न भी सुन लीजिए, एक साथ जवाब दे दीजिएगा। दूसरा, आपने अपनी बातों में आपने कहा कि चीन शातिर है साहब, चीन चालबाज है। तो इस चालबाज चीन के साथ किस तरह से गलबैयां करते हुए नेपाल में और राजदूत के साथ नजर आए थे राहुल गांधी, किस तरीके से प्रतिनिधि मंडल को 10 जनपद पर मुलाकात करने के लिए बुलाया गया था, किस तरह से 2005 में 2005 से 2008 तक राजीव गांधी फाउंडेशन को उनको चंदा मिल रहा था चीन से। तो ये उस समय ये शातिरपना, ये चालबाजी नहीं दिख रही थी। पहला प्रश्न या सिर्फ सहूलियत के हिसाब से चुनाव आएगा तब आप ऐसी बातें करेंगे? प्रश्न आ गया। हाँ ठीक है सर, बताइए फिर जल्दी से अखिलेश जी के पास जाते हो। पहला प्रश्न आप प्रमाण मांग रही थी। हाँ। प्रमाण भी मैंने दिया। तापिस गांव जो है सांसद बीजेपी के है ना, उन्होंने सदन में आकर कहा, तो वो सदन में आकर लोकतंत्र के मंदिर में आकर के और सच्चाई को बता रहे हैं जब वो अरुणाचल प्रदेश में घुस गया 50 से 60 किलोमीटर, जो आपके ही नेता है भारतीय जनता पार्टी के, तो उसमें प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और पेंटागन ने तस्वीर जो जारी की थी, जो मेरे नेता नहीं, आपके नेता मत बोलिए, आपके नेता मत बोलिए, पहले तो बोलते समय शब्दों का चयन सही रखिएगा, शब्दों का चयन सही रखिएगा। आप सुनना नहीं चाहेंगे? नहीं सुन रहे, लेकिन मैं आपको दुरुस्त कर रही हूँ, ये आपके नेता और मत कहिएगा। मैं देश की प्रवक्ता हूँ, देश से जुड़ा हुआ सवाल कर रही हूँ। बीजेपी के नेता हैं अभी अखिलेश जी, वो जवाब देंगे। ठीक है, आप बोलिए। जी, भारतीय जनता पार्टी के है ना, तो ये प्रमाण है, ये प्रत्यक्षम क्यों कर प्रमाणम। पेंटागन ने भी तस्वीरें जारी किया था कि अरुणाचल प्रदेश में जो है पूरा गांव बसा लेता है, और वो तस्वीरें वायरल भी हुई थी, सभी लोगों ने देखा, तो उसमें क्या प्रमाण देने की आवश्यकता है? और बताइए, और दूसरी चीज आप कह रही है कि हम चीन का साथ दे रहे हैं। अरे जिस देश में गांधी परिवार के 2 लोगों ने देश के लिए शहादत दिया है, वो देश के लिए जीता है और देश के लिए मरता है। प्रधानमंत्री जी 20 बार सर शहादत भी दी और चीन को रसद और चावल भी पहुंचाया, इसका प्रमाण भी आ गया है। शहादत भी दी और चीन को चावल और रसद भी पहुंचाया। AK एंटनी साहब 2013 में आपको बता दूं, रिपोर्ट आई थी श्याम सरन जी की, रिपोर्ट आई थी। नहीं सर, देखिए, जब आप तर्कों पर बात करेंगे तो तर्कों पर बात करूंगी। अखिलेश जी पूर्ण रूप से जवाब देंगे, हमारे साथ कर्नल साहब है, वो ज्यादा क्लियर करेंगे, लेकिन आप ना एक पक्षीय बात मत करिए। AK एंटनी साहब ने 2013 में क्या श्याम सरन जी की रिपोर्ट पर बोला था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, जबकि श्याम सरन जी की रिपोर्ट में था कि चीन उसका क्या करना है, ये भी तथ्य। चलिए अखिलेश सिंह जी, नहीं कर लिया, पूरा मौका दे दिया आपको, पूरा 5 मिनट दे दिया सर आपको। आप लोग कहते हैं विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते, मैंने पूरा मौका दिया। अखिलेश सिंह जी आते हैं, ठीक है। दुष्प्रचार किया जा रहा है, अरे रत्नाकर जी, दुष्प्रचार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी तो वही जा रही हूँ, पूछ रही हूँ। अखिलेश सिंह जी, झूठ बोला जा रहा है, ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, सच क्यों नहीं बता रहे? क्या सच है आखिर? क्या छुपाया जा रहा है देश से? अखिलेश जी अनम्यूट कीजिए अपनी आवाज को। अखिलेश जी अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। वहाँ एक बाइकर गई थी लड़की, उसने स्पष्ट बयान दिया कि मैं यहाँ लद्दाख में हूँ, और वहां से उसने वीडियो जारी किया, यहाँ के लोग हमारे साथ हैं, राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, ये स्पष्ट बात हुई। दूसरी बात कि भारत अब वो भारत नहीं है कि कोई भारत की जमीन को कब्जा कर लेगा। भारत की कूटनीतिक नीति का परिणाम है कि आज दुनिया में चीन एक तरफा अलग थलग हो गया है, और दूसरी बात, भारत के जमीन को कब्जा करना किसी के बस की बात नहीं है।
हाँ ये जरूर है, जो चीन के पैसे बीस को जवान खाएगा, की शहादत राहुल गांधी फाउंडेशन में पैसा लेगा, 20 उससे जवान गलबहियां शहीद हुए थे, करेगा, किसकी किस समय एक डोकलाम के सेकंड, समय ओपनिंग रिमार्क कर लेने दीजिए, जब आपके चीन टाइम से पे वो नहीं गलबहियां करेगा, उसके राजदूत के साथ भोजन करेगा, तो निश्चित रूप से उसको वही स्क्रिप्ट दिखाई पढ़ना पड़ेगा जो स्क्रिप्ट चीन लिख करके देगा। और इसलिए जिनके नाना ने इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा, चीन को हजारों वर्ग हेक्टेयर जमीन, चीन को अपने गलत नीतियों के कारण सेना के पास उस समय एक पराक्रम था कि वो जमीन नहीं दी जा सकती थी, बावजूद इसके जिनके नाना ने उनको गिफ्ट किया था, वो लोग क्या बोलेंगे? चीन से इनका प्रेम है जो बार बार दिखता है, और ये वो नेता हैं जो भारत की सीमा के बाहर जाकर के चीन के बारे में अच्छी उसकी बड़ाई करते हैं। उनका कहना ये होता है कि भारत अशांत है, भारत के अंदर बहुत और हिंसा है, भारत के अंदर बहुत हिंसा है, भारत के अंदर अनटॉलरेंस है, लेकिन चीन के लोग बड़े शांति से रहते हैं। चीन के लोग अखिलेश जी, ठीक है अखिलेश जी, इसका काउंटर जवाब रत्नाकर जी से लूंगी, लेकिन मेरे एक प्रश्न का जवाब आप दे दीजिए जरा जल्दी से। इसका काउंटर जवाब अभी देंगे रत्नाकर जी, लेकिन मेरा एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बार बार आपको नहीं लगता कि विपक्ष को मौका सरकार खुद दे रही है, सत्ता पक्ष को खुद दे रही है? अगर जिस क्लैरिटी की बात बार बार अगर राहुल गांधी कह रहे हैं बार बार कि चीन आ गया भारत में, तो भारत सरकार को एक क्लैरिटी के साथ सदन में पूरी की पूरी परिस्थिति को पब्लिक डोमेन में रख देना चाहिए। ये क्लैरिटी क्यों नहीं हो पा रही है? ये क्लैरिटी ना होने का ही तो एक आधार है कि बार बार आरोप लगा दिया जाता है। नहीं, एक बात इससे क्या कि भारत के सेना के अधिकारी इस पर बोलते हैं, भारत के सेना के अधिकारी से ज्यादा इसके लिए ऑथेंटिक और कौन हो सकता है? और भारत के सेना के अधिकारियों के बात पर इनको भरोसा नहीं है, और ये लोग तो ऐसे लोग हैं कि भारत के सेना के अधिकारी कहते थे कि हम पाकिस्तान में घुसकर मारे हैं और उनसे वो प्रमाण मांगते थे, तो किनको व्यक्ति देना है? रत्नाकर जी, क्या भारतीय अधिकारियों पर, भारतीय सेना पर आप लोगों को भरोसा नहीं है? वो तो कह रहे हैं ना, देश की सेना, सैनिक जो प्रहरी हैं, जो असल में वाकई चीन के साथ जो लड़ रहे हैं हमारे लिए, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ साहब। क्या उन पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? लावनी जी देखिए, सेना के वीरता पे, सेना के जवानों पे हमें बहुत गर्व है, और बहुत बार सेना ने दिखाया है, अपना पौरुष दिखाया है, और किस तरह से दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं वो भी सेना ने दिखाए। सेना पे हम गर्व करते हैं, लेकिन विपक्ष होने के नाते अगर हम भारतीय जनता पार्टी की कूटनीतियां जो विफल होती हैं, उन कूटनीतियों पे अगर हम सवाल उठाते हैं, तो क्या हम सेना के अपमान कर रहे हैं? आज हम पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि नया भारत है, यहाँ पे जो है वो पहले वाला भारत नहीं है। अरे भाई साहब, कहते हुए आपको शर्म आनी चाहिए कि 20-20 जवान हमारे आपकी गलत कूटनीतियों की वजह से हमारे 20 जवान शहीद हो गए। अगर आपकी नीतियां सही रहती, अगर कूटनीति अच्छी से किए रहते, तो हमारे 20 जवान शहीद नहीं होते, उनके परिवारों को अपने लोगों को खोना नहीं पड़ता। आपको शर्म आनी चाहिए कि शहादत जो हुई है वहां पे आपकी गलत कूटनीतियों की वजह से हुई है, और ये आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर कि हम ये किए वो किए, ये मांगे। अब आप सर, गलत कूटनीति की वजह से ये हुआ, ये तो ठीक है, आप आरोप लगा गए, लेकिन ये भी तो पूछा जाएगा ना, अगर सेना का इतना ही ख्याल था तो फिर गलबैयां करते हुए क्यों नजर आते हैं राहुल गांधी? क्यों चीनी राजदूत से मुलाकात हो जाती है? क्यों तस्वीरें ऐसी आती हैं कि बार बार कैम्ब्रिज में भी जाकर उन्होंने चीन चाइना को जिस तरह से शांति का दूत बताने की कोशिश की थी, उस वक्त सेना के जवानों का ख्याल नहीं आया था? सर, ये दो बातें एक साथ नहीं चल सकती है ना। जरा सा इतिहास पलट कर देख लीजिए, दो बातें एक साथ नहीं चल सकती। आप सरकार को पानी पी कर कोसिए, भारतीय जनता पार्टी को कोसिए, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप उनके बहाने सेना पर सवाल खड़ा कर देंगे, देश पर सवाल खड़ा कर देंगे, तो मुझे इस पर आपत्ति है। कर्नल साहब के पास जाऊंगी मैं, जरा उनसे पूछ लेते हैं। चलिए, आप लोग पॉलिटिकल बॉडीज एक दूसरे पर आरोप लगाइए। नहीं, जरा कर्नल साहब को सुनिए। अब आप कर्नल साहब को सुनिए। कर्नल साहब, ये बहुत बारंबार यही बात उठती है, रियलिटी क्या है, क्लैरिटी क्या है? एक पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, मुझे भी थोड़ा क्लियर कीजिएगा, क्योंकि देश इस बात को जानना चाहता है। ये बार बार कहा जा रहा था कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे, लेकिन 65 में से अभी कुछ 64 और अप्रॉक्स 65 इसमें से 26 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। शायद उसकी क्लैरिटी नहीं है, और इसी का फायदा उठाकर बार बार कहा जा रहा है कि भाई वो हमारी जमीन पर आ गए। क्लैरिटी एग्जैक्टली क्या है? कर्नल सर, प्लीज क्लियर कीजिए। देखिए,
देखिए, एक लाइन पहले नीति के बारे में। सर की आवाज बढ़ाइए प्लीज। देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि अगर गलत नीतियों की वजह से 20 जवान शहीद हुए, जैसा हमारे विद्वान को पैनलिस्ट कह रहे थे, तो गलत नीतियों की वजह से 1962 में कितने जवान शहीद हुए? पॉइंट यहाँ खत्म करता हूँ। देखिए, करीब 3500 किलोमीटर की हमारी सीमा है चीन के साथ में, असलियत में तिब्बत के साथ में कहिए। उस सीमा में जैसे बताया लावनी जी ने 65 ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट हैं जहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो जमीन के ऊपर निर्धारित नहीं है, उसमें भारत और चाइना का परसेप्शन अलग अलग है। उनमें से भी 26 ऐसे पॉइंट हैं जिसमें ये कहा गया था कि हमको रोका जा रहा है। आज की तारीख में ऐसे 2 ही पॉइंट रह गए हैं जहां पे हमारे पेट्रोलिंग को रोका जा रहा है। और आज मैं आपके चैनल पे ये बता दूं कि वो 2 पॉइंट के बारे में भी ब्रिक्स में ये बात हो गई है, करीब करीब तय हो गई है कि वो 2 पॉइंट यानी कि डेप्सांग और डेमचौक, उनके ऊपर भी एक बफर जोन बनाया जाएगा और किसी के पेट्रोल को रोका नहीं जाएगा। ये कब तय हुआ? ये तब तय हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हमारी ट्रेड रिलेशंस, हमारे सोशल रिलेशंस तभी सुधरेंगे जब बॉर्डर का प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और बॉर्डर की प्रॉब्लम सॉल्व होने में प्रॉब्लम क्या थी? अब मैं फिर अपने को पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूं। दरअसल में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने यह कहा था कि हमारा और चाइना का जो ट्रेड रिलेशन है वो अलग है और जो बॉर्डर प्रॉब्लम है वो अलग है, हम इन दोनों को नहीं जोड़ेंगे। वर्तमान में ये पॉलिसी बदल दी गई और ये कहा गया कि हमारे और रिलेशन तभी सुधरेंगे जब पहले बॉर्डर की प्रॉब्लम सॉल्व हो। यहाँ से झगड़ा जो है वो शुरू होता है। लेकिन कल्पना कर सकते हैं कि इस ब्रिक्स सम्मेलन में कितनी बड़ी एक बात हो गई। पहली बात तो ये हो गई कि चाइना, जिसके पास वीटो पावर है, उसने चाहे दबाव में ही से ही साउथ अफ्रीका के और ब्राजील के, लेकिन उस जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन कर दिए जिसमें यह कहा गया कि साउथ के सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार किया जाएगा और सिक्योरिटी काउंसिल में लोकतंत्र को बढ़ाया जाएगा, यानी कि डेमोक्रेटाइजेशन किया जाएगा। 1 और दूसरा, अब अपने ऑफिशियल्स को ऑर्डर दिए जाएंगे कि वो बचे कुचे जो 1-2 फ्रिक्शन पॉइंट है उसके ऊपर भी सिचुएशन को सॉल्व करें। ठीक है, यानी सर ये जो कहा जा रहा है कि चाइना भारत में आ गया है, ये गलत अवधारणा, गलत पर्सपेक्टिव पर। गलत इसलिए है, सुनिए, ये गलत जल्दी से सर 10 सेकंड में मैं जी के बात करना चाहती हूं। ये गलत इसलिए है क्योंकि अगर ये कहते हैं कि चाइना भारत में आ गया है, इसका मतलब कि आपकी सेना वहां पे सोई हुई है, इसका मतलब कि आप सेना की सक्षमता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। यही मूल प्रश्न, गलत है। यही मूल प्रश्न का रत्नाकर जी। आप देखिए कर्नल सर, ठीक है सर, मैं प्लीज आती हूँ आपके पास, कंटिन्यू करेंगे सर इसी पॉइंट के साथ। लेकिन रत्नाकर जी बिल्कुल अब तो आप समझ रहे हैं ना, कर्नल सर ने बोला है वो किसी पॉलिटिकल बॉडी से नहीं है, वो वीर चक्र प्राप्त रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी जी हैं, देश का एक सैनिक है वो। और सैनिक कभी हम लोग रिटायर्ड जरूर लिख देते हैं, लेकिन मेरा मानना है जो एक बार का सैनिक वो हमेशा का सैनिक, वो इस बात को कह रहे हैं, उनकी बात पर तो भरोसा होगा ना आपको। जल्दी से जवाब दे दीजिए, मंजू जी के पास जा रहा है। मैं निश्चित रूप से कप्तान साहब का बहुत सम्मान करता हूं और इनकी बातों का भी सम्मान करता हूं, लेकिन वस्तु स्थिति आज की, शायद कर्नल साहब रिटायर हो चुके हैं, वह वस्तु स्थिति मैं आपको बता दूं कि अभी भी पेट्रोलिंग पॉइंट जो है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये जो 10 से लेकर 16 पेट्रोलिंग पॉइंट जहां पे है, आज भी हम पेट्रोलिंग पॉइंट नहीं कर पा रहे हैं जो जून 2020 तक जहां पे हम कर पा रहे थे। और सच्चाई यही है क्योंकि वहां के लोगों ने बताया है, वहां पे लोग जो जाते थे उस पेट्रोलिंग पॉइंट तक, वहां पे नहीं जा पा रहे, तो लोगों की बातों को राहुल गांधी ने रखा है। और ये बताइए सांसद, अरे सुनो तो महाराज, आपसे प्रश्न पूछेंगे तो आप बता देना, आपकी सांसद जब कह रहे हैं,
आपके सांसद जब कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में राहुल गांधी को 50 से बताया 60 लोगों ने। किलोमीटर तक पीएलए घुस चुका है, गांव बसा लेता है, और आप यहाँ पर बैठ करके और अपनी शिप का अब यहाँ पर कोई सेना के संसद ने कहा है ना कि 50 जनरल बैठ करके बोल रहे हैं, उनके बात में रत्नाकर जी भरोसा पहले नहीं है। तो रत्नाकर जी पहले तो मुझे रत्नाकर जी मैंने कहा ना, मुझे एक आपत्ति दर्ज करनी है, मुझे एक आपत्ति दर्ज करनी है। आपने पहले कह दिया कर्नल साहब रिटायर हो चुके हैं। आपको मैंने पहले अपने शब्द में ही बोला, वंस अ सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर, और उनकी कही हुई बातों को ही आपने एकदम सीधे जब आप अपने यहाँ के बयानों में ही सैनिक का अपमान कर रहे हो, जब आप अपने यहाँ के बयानों में ही सैनिक का अपमान कर रहे हो, तो सेना पर आप भरोसा कर ही कैसे सकते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है सर। आज आपने, इसीलिए मैंने इस पर आपत्ति दर्ज की, इसीलिए आपत्ति दर्ज की। आप भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी कहिए, सरकार से आप प्रश्न पूछिए, आपका अधिकार है, लेकिन देश की सेना और सैनिक के खिलाफ अगर आप शब्द कुछ भी कहेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा सर। नहीं, दिस इज टोटली कंडेमेबल, टोटली सर। आपने पहले बोल दिया क्या वो रिटायर हो गए, उनको जानकारी नहीं है सर। नहीं, गलत बात। मंजू सेठ जी, ठीक है सर, आती हूँ। मंजू सेठ जी को जरा ले लेते हैं। मंजू जी बहुत देर से इंतजार कर रही है। आ रही हूँ। आप जरा मंजू जी को सुन लीजिए। नहीं, आपने उनकी बातों को सही करने से पहले आपने जो एक अलंकार अपने तरीके का, जो आप लोगों का विशेष अलंकार होता है, अब उनको तो आप बीजेपी का प्रवक्ता बना नहीं सकते थे, तो आपने जोड़ दिया कि वो रिटायर हो चुके हैं, उनको जानकारी नहीं है। वाह साहब, मंजू सेठ जी, कर्नल साहब की बातों को आप सही तरीके से रखिए ना। आप कर्नल साहब की बात को समझ ही नहीं पाए। उन्होंने कह तो दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, 1 इंच भी जमीन नहीं ली गई है, और जहां पर भी कहीं थोड़ा सा भी अगर फ्रैक्शन है तो उस पर बात हो गई है सर। उस पर उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया। आप उनकी बात को ध्यान से आपने सुना नहीं, सुना होता तो ये कुतर्क नहीं करते। सबको ऑल फेडेड डाउन ओनली मंजू सेठ जी, ऑल फेडेड डाउन। मंजू सेठ जी, आपको माफी मांगनी चाहिए सर कर्नल साहब से, आपको माफी मांगनी चाहिए, आपने जो कर्नल साहब के लिए कहा है। चलिए मंजू सेठ जी, मैं आपके पास आती हूँ। मंजू जी देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, राजनीति होती है और होती रहेगी, इसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम वास्तविक स्थिति को भारत के सामने रखें। और जिस तरीके की परिस्थितियां बनी, अब 1962 और 2023 में जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। क्या आप मानती हैं कि जब ऐसे बयान विपक्ष की तरफ से आते हैं तो चाइना को एक बल मिलता है, और उसका जो बल ही होता है जब हम डिप्लोमेसी करते हैं, क्या उस पर भी कोई इंपैक्ट पड़ता है? मंजू जी, से इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, उनको खुशी होती है कि आपस में सब राजनीति हो रही है और लड़ रहे हैं आपस में, और वो इसी का फायदा तो उठाते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए, जैसे कर्नल साहब ने भी कहा, क्योंकि बॉर्डर डिमार्केटेड ही नहीं है चीन और भारत के बीच में, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी लैंड पे आए, हमने उनकी लैंड पे आए, क्योंकि ये एक बॉर्डर एरिया जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पे कोई लाइन तो है नहीं, इट इज अ ह्यूज एरिया ऑफ कंट्रोल। और थोड़ा जैसे कर्नल साहब ने भी कहा, थोड़ा पेट्रोलिंग पॉइंट्स को असर हुआ है, और इस वक्त ऐसे कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहाँ हमारे सोल्जर्स नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उनको भी रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये जो बातचीत हो रही है ये इसीलिए हो रही है कि वहाँ पे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी आए। जो इतने हमारे हजारों की तादाद में दोनों तरफ तैनात हैं, सोल्जर्स ट्रूप्स तैनात हैं, उनको कम किया, वापस नॉर्मल उस पर लेके जाएं। और ये जो सोल्जर्स हैं हमारी तरफ भी और उनकी तरफ भी, एटलीस्ट आईबॉल टू आईबॉल की जो कांटेक्ट बीच में के स्थिति में आ गए थे, उससे तो पीछे थोड़ा बहुत स्थिति बदली है, पीछे हो गए हैं। लेकिन अभी हमें विश्वास नहीं कर सकते चीन के ऊपर, और हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, और अपनी डिफेंस और अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सब बढ़ा के रखना है, और इस पे बातचीत करते रहेंगे। लेकिन हमें पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जब तक हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा कि ये रिजॉल्व हो इशू। बिल्कुल, यस, आई डू अग्री कि हमें स्ट्रांगली, हमको इसे हल्के में नहीं लेना होगा। अखिलेश जी देखिए, ये बात तो सत्य है कि बहुत बड़ा बदलाव आया है। चाइना भी अब समझ रहा है कि हम इस भारत से बात करने वाले हैं जो छेड़ने पर छोड़ता नहीं है, वो परिस्थितियां सब समझता है। लेकिन चीन पर जिस तरीके से जो चीन की चालबाजी रही है वो बदल नहीं जाएगी। वो मुंह में राम रखेंगे लेकिन बगल में छुरी रखेंगे, इसीलिए हमको तैयार होने की जरूरत है। हम तैयारी में अगर चूक गए तो फिर से कांग्रेस के जो आरोप लगा रही है उनको तो बल मिलता जाएगा। हमने कब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया? हमने तो कभी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा नहीं दिया। हमने कहा कि अगर ट्रम्प से भारत से ट्रेड करना चाहते हो तो सीमा का विवाद सुलझाओ, और इतना ही नहीं
तो पूरी दुनिया के अंदर भारत के कूटनीति का परिणाम है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कूटनीति का परिणाम है कि आज चीन अलग थलग पड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के आज स्थिति ये जरूर है कि भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए जो कूटनीति बनाई, जो रणनीति बनाई, वो सफल हुआ है और उसी का परिणाम है कि चीन को चुनौती पर आना पड़ा है। और एक बात को समझ लीजिए, कांग्रेस तो आरोप लगा रही है, कांग्रेस तो बात कर रही है, वो करती रहेगी, क्योंकि उसको भारत की धरती से, भारत के लोगों से कोई मतलब नहीं है और उनको एक ही काम करना है कि भारत कैसे कमजोर हो। क्योंकि भारत कमजोर होगा तो उनकी डायनेस्टी चलेगी, उनका जो रत्नाकर जी, भारत कमजोर होगा तो आपकी डायनेस्टी चलेगी, इसीलिए भारत पर सवाल उठता है बार बार। रत्नाकर जी जल्दी से जवाब दीजिए। रत्नाकर जी की आवाज नहीं आ रही। रत्नाकर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आज जो है समझौता कर रही है देश की संप्रभुता से, अखंडता से। बीजेपी समझौता कर रही है, तभी तो वो लाल आंखें नहीं दिखा पा रही है, जो कह रहे थे कि हम लाल आंखें दिखाएंगे और पीएलए हमारे अंदर घुस के बैठ जाता है और लाल आंखें नहीं दिखा पाते हैं। कौन संप्रभुता अखंडता के साथ समझौता कर रहा है? बीजेपी कर रही है। क्यों प्रधानमंत्री जी चुप हो जाते हैं? क्यों झूठ बोलते हैं कि हमारे सीमा में कोई नहीं है? 20 जवान जो शहीद हुए हैं वो क्या पाकिस्तान में जाके शहीद हुए हैं क्या? ये हमारी सीमा के अंदर ही जब चीरा घुसा था उस समय ही शहादत हुई है। तो ये आप कैसे दरकिनार कर सकती हैं इस सच को? क्या रक्षा मंत्री इस सच को स्वीकार करते हैं और आप लोग जो है वो स्वीकार ही नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ करके और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा का संज्ञा देते हैं और खुद जो है ये नहीं कहते कि किस तरह से अहमदाबाद में शी जिनपिंग के साथ झूला झूल रहे थे। अरे 20-20 बार तो मिल चुके हैं, अभी तक गलपहिया कर चुके हैं और आरोप हमारे ऊपर लगा दें कि हम चीन के साथ मिलते हैं। आप आज बता दीजिए, पीएम केयर फंड में जो चीनी कंपनियों का चंदा आया है वो दिखा दीजिए। हमने आरटीआई में मांगा कि आप दिखाइए पीएम केयर फंड में कहां से चंदा आया है। क्यों छुपाया आपने? क्यों छुपा रहे हैं कि चीनी कंपनियों से आपने चंदा लिया है? जल्दी से फिर कर्नल सर के पास जाऊंगी, जवाब दीजिए सर। अखिलेश जी, अखिलेश सिंह जी जवाब दीजिए जल्दी से। इनके पास ये प्रमाण आ गया। देखिए, मैं इनको ये कहना चाह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहते हैं कि ये चीन के साथ गलबहियां कर रही है। इसका तो प्रमाण आ गया ना कि राजीव गांधी के फंड में, राजीव गांधी फाउंडेशन में वो चीन ने पैसा दिया था। अब सवाल उठता है कि दुनिया के अंदर आज किसी देश में ये ताकत नहीं है कि भारत को वो आंख दिखा सके। हमने यहाँ पर ये जरूर किया है कि चीन के अंदर आज चीन के सेना के पास वो ताकत नहीं कि ये कर सके। हम उससे बार बार बात करते हैं, कूटनीति हमारी सफल है। अब कांग्रेस को ये लगता है, क्योंकि कांग्रेस का ये काम है इसी प्रकार से करना। चीन के प्रति इनका प्रेम है, पहले से इनका प्रेम चला आ रहा है और इसी का परिणाम है कि ये बार बार जिनके नाना जी ने चीन को हजारों हेक्टेयर जमीन दिया, नाती उसी राह पर चल रहे हैं और इनको देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता, देश के ये से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। भारत बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है कर्नल सर। ठीक है अखिलेश जी। कर्नल टीपीएस त्यागी जी, जब हम देश की संप्रभुता की बात करते हैं, ठीक है अखिलेश जी, ठीक है आ रही हूँ अखिलेश जी एक सेकेंड। कर्नल सर, जब हम संप्रभुता की बात करते हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है ये। उसी संप्रभुता पर ही सवाल खड़े कर जाता है राहुल गांधी के ऐसे बयान और बार बार इस पर राजनीति होना। क्या आपको लगता है कि इसका जो ये सब कुछ 24 की राजनीति के लिए हो रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या इसका बड़ा असर सेना के मनोबल पर नहीं पड़ेगा? कर्नल सर जल्दी से लास्ट कमेंट। कर्नल टीपीएस जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर प्लीज बोलिए। मैं तो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन आज का सिपाही 1947 वाला कम पढ़ा लिखा सिपाही भी नहीं है। हम भी देख रहे हैं अपने नेताओं और के आचरण और भाषण को मोबाइल के जरिए और टेलीविजन के जरिए। जब हम इस किस्म के शब्द सुनते हैं किसी एक राजनीतिज्ञ से कि भारत की सेना तवांग में पिट के आ गई, और सच ये था कि तवांग में हमारी जाट रेजिमेंट के सिपाही पीएलए के सोल्जर्स को भगाते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करके उनके कैंप तक गए। कैंप तक उनको
को छोड़ के आए, यानी कि घर तक छोड़ के आए, और वो कह रहे हैं कि हमारे सिपाही पीट के आए। दूसरे, क्या हमें ये नहीं मालूम कि जब डोकलाम में हमारी तनातनी चल रही थी चाइना के PLA के साथ, उस समय भारत का एक राजनीतिज्ञ चाइना के राजदूत के साथ डिनर कर रहा था। क्या हमें ये नहीं पता कि कोई हमने ऐसा सुना नहीं कि एक देश की पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरे देश के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे और वहां से पैसा उनके किसी ट्रस्ट में आए, राजीव गांधी ट्रस्ट में आए। अब ये इसको पॉलिटिक्स ना माने, लेकिन चूंकि पढ़े लिखे हैं, सुनते तो हैं, समझते तो हैं, और अब जाके ये कहना कि साहब हम सेना का अपमान नहीं कर रहे, लेकिन चीन अंदर आ गया और सेना हम कह रहे हैं कि 1 इंच अंदर नहीं आया, वो जमाने खत्म हो गए। ये जो पुराने किस्से हैं वो 2 बच्चे हैं, देपसांग और डेमचौक के। मुझे आज ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि इस ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन करा लिए हैं कि जो बचे हुए 1-2 फ्रिक्शन पॉइंट है उसमें डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन प्रारंभ किया जाएगा। तो रत्नाकर जी, आई एम सो सॉरी, समय की कुछ कमी है इसलिए मुझे अब यहाँ पर सम अप करना होगा, लेकिन इतना जरूर है। देखिए, कर्नल सर ने 2 बातें क्लियर कर दी है, 2 पॉइंट्स का वो बार बार जिक्र कर रहे हैं, उस पॉइंट को लेकर कह रहे हैं कि क्लैरिटी भी हो रही है। लेकिन अगर उनके तरफ से कहा जा रहा है कि क्लैरिटी हो रही है, स्पष्टता सामने आ रही है, तो कम से कम कांग्रेस को अब सेना पर भरोसा करना चाहिए। मैं फिर कह रही हूं, सरकार से खूब सवाल कीजिए, लेकिन सवाल पूछते समय कम से कम कांग्रेस इस बात का ध्यान जरूर रखे कि आपका एक शब्द, एक वाक्य अगर सेना और देश के अपमान के लिए निकलता है तो यह आपके लिए सेल्फ गोल साबित हो सकता है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी हमारे साथ जुड़े, मंजू जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनका भी धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, 2024 से पहले देखिए क्या क्या बयान आते हैं, बयानों पर किस तरीके से वार प्रतिवार होता है। लेकिन इतना जरूर है कि जब कभी भी बयानों के तीर चलें तो कम से कम इतना ध्यान जरूर रखा जाए कि कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा वाक्य जो सीधे सीधे देश और सेना पर अगर सवाल खड़ा करता है तो याद रखिएगा वो सवाल आप पर स्वयं पर खड़ा होता है। यह आकलन का सवाल है, इसलिए इसका आकलन जरूर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।